ननद का पासा तो उल्टा पड़ गया। शांति भवन में बड़े जोरों शोरों से छोटी बहू विदुषी के आगमन की तैयारी हो रही थी। पूरा घर मेहमानों से भरा पड़ा था। गीत मंगल गाए जा रहे थे, लेकिन घर की बड़ी बहू रागिनी को सिर्फ रसोई तक ही सीमित कर रखा गया था। रागिनी का विवाह से संबंधित कोई भी काम, चाहे वो कपड़ों की खरीदारी हो या गहनों की, हर चीज से दूर रखा गया। सभी चीजें उसकी ननद निशा की देखरेख में हो रही थी। सारी खरीदारी भी उसने खुद ही की। हर चीज निशा ने विदुषी से पूछ दिखाकर उसकी पसंद की और महंगे से महंगी चीजें लेकर दी। इधर रागिनी चुपचाप अपने काम से काम रखती। उसको इन बातों से कोई फर्क न पड़ता। देखकर उसकी ननद निशा को गुस्सा आने लगा तो उसने रागिनी पर व्यंग करना शुरू कर दिया। रागिनी को सुनाते हुए निशा ने अपनी माँ सरिता जी से कहा, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो माँ, विदेशी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस घर में ना ही उसका कोई हुक्म चलाने की कोशिश करेगा। अगर किसी ने उसे तकलीफ देने की कोशिश की तो उसके लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो हम सब के पसंद की बहू है। हम सब उसको बड़े नाजों से प्यार से इस घर में रखेंगे। उसको कोई कमी नहीं होने देंगे। खास करके मैं उसके साथ सहेलियों की तरह रहूंगी। रागिनी सब कुछ सुनाकर भी अनसुना कर रही थी। वो भी सिर्फ इसलिए कि शादी के घर में मेहमानों के बीच कोई तमाशा ना हो। लेकिन अब सब कुछ उसके बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। रागिनी ने अपने कमरे में जाकर रात में ये बात अपने पति अमर से कही। देखो अमर, माँ जी और निशा का यूँ बात बात पर मुझे ताने देना और सुनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। 5 साल हो गए हैं अपनी शादी को, लेकिन आज तक मैं इस घर के लिए बेगानी और बुरी बहू ही हूँ। माँ जी तक तो फिर भी बर्दाश्त कर लूँ, लेकिन निशा की बदतमीजी मुझे बर्दाश्त नहीं होगी। या तो तुम जाकर उन्हें ऐसा करने से मना करो, नहीं तो अगर मैंने कुछ कह दिया तो उसके साथ तुम्हें भी मेरी बात बुरी लग जाएगी। बिस्तर पर लेटे लेटे अमर ने मोबाइल देखते हुए कहा, तुम भी हद करती हो यार, जरा सी बात का बतंगड़ बनाती हो। कुल मिलाकर 4 दिन और रहना है हमें यहाँ, और सी उसकी बातें तुमसे आकर चिपक रही है। वैसे भी समझदार लोग ऐसे मामलों में अक्सर चुप रहने की सलाह देते हैं। वैसे भी तुम इस घर की बड़ी बहू हो और बड़े पर ही परिवार जोड़कर रखने की जिम्मेदारी होती है। इसीलिए तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि परिवार की एकता बनाए रखने के लिए तुम चुपचाप ही रहो। आखिर निशा तुमसे छोटी है, और मान लो कि निशा की जगह तुम्हारी छोटी बहन होती तो तुम क्या करती? तब भी तुम मुझसे शिकायत करती नहीं ना? तब तो तुम चुपचाप सुनकर मुस्कुरा देती, यह कहकर कि बच्ची है, क्यों सही कह रहा हूँ ना मैं। तब रागिनी ने पलटकर कहा, बिल्कुल गलत कह रहे हो तुम। अगर मेरी छोटी बहन ऐसा व्यवहार करती तो सबसे पहले उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाऊंगी मैं, और मुझसे भी पहले मेरी माँ उसे थप्पड़ लगाएगी, क्योंकि हमें बड़ों का अपमान करना नहीं सिखाया गया। फिर चाहे वो कोई हो, बहन या भाभी का समान पर सबका समान अधिकार है। रागिनी की बात सुनते ही अमर चुपचाप मोबाइल रखकर बिना कुछ बोले करवट लेकर सो गया। लेकिन रागिनी ने तय कर लिया कि अब अगर वो चुपचाप रह गई तो उसे आजीवन अपमान बर्दाश्त करना होगा। इसीलिए अब वो चुपचाप रहना अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। रागिनी और अमर ही लव मैरिज हुई थी। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। अमर के परिवार ने कभी भी परोक्ष रूप से इस विवाह का विरोध तो नहीं किया, लेकिन रागिनी की लाख कोशिशों के बाद भी अमर के परिवार ने कभी रागिनी को अपनी बहू भी नहीं स्वीकार किया। उसके हर अच्छे काम में हमेशा कमी और खोट ही निकाली गई। अगले दिन विदुषी के आने के बाद उसके मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। जो भी उसका घूंघट उठाता उसकी खूबसूरती की तारीफ किए बगैर नहीं रह पाता। विदुषी रंग रूप से घोड़ी सुंदर होने के साथ साथ 5 फीट 7 इंच लंबी भी थी। सभी मेहमान उसे देखकर एक ही बात कहते, क्या खूबसूरत बहू लाई है। घर में कद काठी हर चीज में परफेक्ट
किसी फिल्मी मॉडल की तरह। सरिता जी की ननद ने बढ़ा चढ़ाकर कही कि तभी निशा ने कहा, अरे बुआ विदुषी किसी ऐसे वैसे की पसंद थोड़ी ही है, मैंने खुद इस घर की छोटी बहू को पसंद किया है। आप ही बताओ, मेरी पसंद को कोई काट सकता है क्या? आप तो अच्छी तरह जानती हो मुझे ऐसी वैसी छोटी मोटी चीज़ें पसंद नहीं आती। निशा की बात में हाँ मिलाते हुए सरिता जी ने कहा, मेरी बेटी की पसंद तो हमेशा से ही एक नंबर की होती है, इसीलिए तो इस बार इसे ही बहू पसंद करने की जिम्मेदारी इसके भाई और मैंने दे रखी थी। तभी तो हमारी छोटी बहू चांद का टुकड़ा है। वहाँ मौजूद मेहमानों के बीच खामोशी छा गई। सब रागनी की तरफ देखने लगे, क्योंकि रागनी सावली सलोनी रागनी सामान्य कदकाठी की थी और उसे अमर ने पसंद किया था। लेकिन रागनी अपने व्यवहार कुशलता सबके दिल में जगह बना लेती। आज रागनी को निशा का कहना बहुत बुरा लगा। आज उसके मन के साथ साथ उसका अपमान आत्मसम्मान भी बहुत आहत हुआ था। तभी रागनी की बुआ सास ने वक्त के नज़ाकत को देखते हुए कहा, अरे खूबसूरती तो बस कुछ पल की बात होती है, असली खूबसूरती तो व्यवहार में होना चाहिए, जैसा हमारी बड़ी बहू रागनी में है। बड़ी बहू तो भी कुछ बोल क्या चुपचाप खड़ी सबको देख रही है। देवरानी के मुंह दिखाए की रस्म पूरी तो कर बता, तो वो तो देवरानी कैसी है। सभी ने हाँ में हाँ मिलाई और माहौल थोड़ा हल्का हो गया। बुआ सास की बात सुनते रागनी ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा, जी बुआ जी। निशा और सरिता जी मुंह टेढ़ा करके घूर घूर कर रागनी की तरफ देखने लगी। रागनी ने विदुषी का घूंघट उठाया और उसे देखकर कहा, निशा दी, विदुषी तो वाकई बहुत सुंदर है। मुझे तो आज पता चला आपकी पसंद इतनी सुंदर है। विदुषी को देखकर तो कोई भी कहेगा कि आपकी पसंद तो वाकई बहुत अच्छी है। रागनी के मुंह से इतना सुनते ही निशा ने घमंड में मुंह बिचकाकर गर्दन दूसरी तरफ घुमा लिया और विदुषी से कहा, विदुषी देखो, कुछ लोग खुद सुंदर नहीं, हमारी पसंद नहीं तो वो तुमसे जलन भी रखेंगे। हो सकता है तुम्हें पसंद करने की कोशिश करें, परेशान करने की कोशिश करें, लेकिन तुम परेशान भी बिल्कुल भी डरना नहीं किसी से, क्योंकि तुम मेरी पसंद हो। तो तुम्हें कोई तकलीफ देने या तुम पर हुक्म चलाने की कोशिश करे तो तुम तुरंत मुझे फ़ोन करना। मुझे ऐसे लोगों का दिमाग ठिकाने लगाना आता है। तब रागनी ने निशा के पास जाकर सबके बीच में अपनी सास और निशा को गले लगाकर उनके कान में धीरे से कहा, जो अपनी विदुषी से कहा चाहूँ तो मैं भी कह सकती हूँ। बेशक मैं आप सब की पसंद की नहीं, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है और गर्व दोनों है कि मैं अपने पति की पसंद हूँ और हम दोनों एक दूसरे की पसंद से पूरी तरह से खुश और संतुष्ट है। एक गुजारिश भी करूँगी आपसे कि मुझसे तो आप दोनों के कभी झूठे दिखावे में भी अपनी भाभी और इस घर की बहू होने का सम्मान नहीं दिया, लेकिन विदुषी ने अपने कहे अनुसार सारी खुशियाँ और सम्मान जरूर दीजिएगा, खास करके माँ जी से उम्मीद करती हूँ। फिर दूसरी तरफ अपनी सास से कहा, माँ जी उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी बेटी के साथ साथ विदुषी को भी इस घर की बहू होने का अधिकार और पूरा सम्मान देंगे। इसके साथ ही उसकी पसंद नापसंद का भी इस घर में पूरा सम्मान होगा। एक आखिरी और सबसे ज़रूरी बात आप दोनों को से कहना चाहूँ तो ये बात मैं सबके सामने आप दोनों को आपकी ही भाषा में जवाब दे सकती हूँ, लेकिन मैं सबके सामने, खास के विदुषी के सामने आप दोनों का कोई तमाशा नहीं बनाना चाहती हूँ। इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप दोनों मुझ पर व्यंग करना बंद करें, वरना अब अगर आप दोनों ने एक भी कटाक्ष मुझ पर किया तो अब मैं चुप नहीं रहूँगी। अब आपकी मर्जी, चुपचाप यूं ही मुस्कुराते हुए खड़े रहिए, प्यार से या व्यंग करके तमाशा बनाइए। चलती हूँ। सब रागनी की तरफ देखने लगे, लेकिन आज रागनी ने सबके सामने चुपचाप अपने मन की बात साफ साफ लफ्जों में निशा और सरिता जी के सामने रख दी। निशा और सरिता जी को आज समझ नहीं आ रहा था कि वो कहे तो क्या कहे। उनकी हालत देखने लायक थी।
ना चाहते हुए भी उन्हें अपनी इज्जत बचाने के लिए मुस्कुराना पड़ रहा था। वो लोग चुपचाप गुस्से में घूरते हुए रागिनी को जाता हुआ देखती रह गई। रागिनी जानती थी इतनी आसानी से ये लोग ख़त्म नहीं होने वाली, लेकिन इस बार अपने आत्मसम्मान से समझौता न करने का रागिनी ने दृढ़ निश्चय कर लिया था। सारे मेहमानों के जाने के बाद सरिता जी और निशा ने अमर के सामने आकर तमाशा करना शुरू किया और उसकी कही गई बात को बढ़ा चढ़ाकर बताते हुए निशा ने कहा, भैया अपनी पत्नी को समझा दीजिए कि अपनी जलन अपने पास रखें और मुझसे तमीज़ से बात किया करें। अब अगर वो सुंदर नहीं है और हमें सुंदर पसंद नहीं तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं, दोष सिर्फ उनका है और अपनी पसंद को भी ना जाने क्या हो गया था कि ऐसी लड़की पसंद कर आई आपको। सरिता जी ने कहा, हमारी तो किस्मत ही खराब है जो तेरी खुशी के लिए हम उस जैसी लड़की को रिश्ता करने के लिए राजी हो गए और वो हमारा ही अपमान कर रही है। अमर, एक बात कान खोलकर तू सुन ले, मैं अपनी बेटी का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। लेकिन आज अमर ने पहली बार रागिनी के पक्ष में निशा से सिर्फ 2 टूक कहा। निशा, किसी से सम्मान पाने के लिए हमें पहले सम्मान देना पड़ता है और रागिनी से तुम्हारी बड़ी भाभी है और उसे मैंने पसंद किया है, ठीक उसी तरह जैसे तुम्हारे लिए नीलेश जी की निशा के पति जीन को तुम्हारे लिए पसंद किया था। अमर की बात सुनते ही निशा के चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसे कोई जवाब समझ नहीं आ रहा था, लेकिन आज पहली बार 2 टूक कहकर अमर वहां से चला गया और दरवाजे के पीछे खड़ी होकर सारी बातें सुनती रागिनी को आज खुशी हुई कि कम से कम अमर ने तो उसका साथ दिया। अमर के चले जाने के बाद दरवाजे के पीछे खड़ी रागिनी उन लोगों के सामने आ गई, जिसे देखकर निशा और सरिता जी गुस्से में उसको घूरते हुए कहा वहां से निकल गए। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।